अमीर और गरीब बहन का करवा चौथ। सुनो जी, हमारी दोनों बेटियां शादी के लायक हो चुकी हैं। अब हमें इन दोनों के हाथ पीले कर देने चाहिए। जवान बेटियों को ज्यादा दिन तक मायके में बिठाकर रखना आजकल के जमाने में ठीक नहीं है। यशोदा जी, मैंने कई जगह रिश्ते की बात चलाई है, मगर आप भी जानती हैं आजकल के जमाने में बिना दहेज के अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं। और अगर बात एक बेटी की होती तो जैसे तैसे कर्जा काट कर या फिर इधर उधर से लेके दे के शादी में लगा भी देते, मगर पता नहीं दो बेटियों की शादी कैसे होगी। अपने गरीब पिता गिरधर की ये बातें सुनकर मेघा कहती है, बाबूजी आप तो जानते हैं शादी को लेकर काव्या ने कितने सपने देखे हैं। मेरी शादी भले ही आप गरीब घर में कर दीजिए, मगर छोटी की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेघा के मन में भी अपने ससुराल को लेकर बहुत से अरमान थे। कुछ ही दिनों में मेघा की शादी गरीब घर के मोहन से लग जाती है और बड़ी सादगी के साथ मेघा की शादी मोहन से हो जाती है। वहीं कुछ दिनों बाद कीर्ति की शादी एक अमीर पैसे वाले खानदान में पक्की हो जाती है और बड़ी ही धूमधाम से उसकी शादी अमीर बिजनेसमैन सुमित से हो जाती है, जहां उन दोनों बहनों को ये पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे की पड़ोसन है, मगर बंगले और कच्चे किराए के घर की नींव उनकी हैसियत के साथ रिश्तों को भी बांट देती है। फिर एक दिन, मोहन बेटा, आज बाजार से आते हुए 5 किलो कच्ची कैरी लेते आना। अभी अचार लगा दूंगी तो सर्दी में पराठे के साथ अचार से ही काम चल जाएगा। ठीक है माँ, शाम को फैक्ट्री से लौटते वक्त लेते आऊंगा कच्ची कैरी। मोहन जी, आज बनाने को एक भी सब्जी नहीं थी, इसमें बस रोटी है। बाहर से 10 रुपए के छोले लेकर खा लीजिएगा। मेघा तुम चिंता मत करो, मैं खा लूंगा। अगले दिन मेघा की सास 2 डिब्बे अचार बनाती है। तभी मेघा कहती है, माँ जी, क्या एक बरनी अचार मैं अपनी बहन को दे आऊं? हाँ हाँ बहू, दिया। मेघा बड़ी खुशी के साथ अचार की बरनी लेकर काव्या के बंगले में आती है। नमस्ते माँ जी, काव्या कहाँ है? मेघा बेटी, तुम यहाँ बैठो, मैं बुला देती हूँ। काव्या बहू, देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। अपनी गरीब बहन को अपने ससुराल में देखकर काव्या चिढ़कर कहती है, ओह मेघा दीदी, तुम मेरे ससुराल में इस तरह से अचानक? छोटी, मैं तेरे लिए अचार लेकर आई हूँ। अब देख, एक तो हम दोनों पड़ोसी और ऐसे में हम दोनों सगी बहनों का ससुराल इतने पास है तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। खैर, ये अचार का एक फांक चक्कर तो देख, कितना चटपटा है। ये बोलकर मेघा जैसे ही बरनी से एक अचार निकाल कर काव्या को खिलाने की कोशिश करती है, तभी वह गुस्से में अचार जमीन पर फेंक देती है और बड़े ही घमंड से उसे झाड़ती है। नहीं खाना मुझे गरीबों वाला अचार। मेरा ससुराल तुम्हारे पास है, इसका मतलब ये नहीं मेघा दीदी कि तुम जब मन किया मुंह उठाकर मेरे ससुराल चली आई। और ये कैसी गरीबों वाली सस्ती सी साड़ी पहनी है? तुमने क्यों अपनी बहन के अमीर ससुराल में बेइज्जती करवाने पर तुली हो? अपनी बहन काव्या के मुंह से इतना सब सुनकर मेघा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इसके आगे बिना कुछ बोले अपने घर लौट जाती है, जहां थोड़ी देर में कुछ मजदूर मोहन को घर लेके आते हैं। हे भगवान, हाजी ये क्या हुआ आपके पैर में? भाभी जी, मोहन फैक्ट्री माँ मशीन पर काम करत रहे, तभी कछु मजदूरन के हाथ से छुटकर मशीन इके पैर पर गिर गई। मशीन बड़ी चौक थी, इसलिए इका एक पैर ना ही रहा। उस पल मेघा की जिंदगी में जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी तरह मेघा पर आ गई थी। ऐसे में घर का खर्च चलाने के लिए वो मजबूर होकर कुछ घरों में झाड़ू पोछा करने के साथ साथ कोठी में रोटी बनाने का काम भी करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ काव्या की जिंदगी ऐशो आराम में बीत रही थी, जब एक सुबह अपने पति को सूट बूट पहना देखकर उससे प्यार जताते हुए वो कहती है, इतना रेडी शेडी होकर कहाँ जाया जा रहा है जनाब? काव्या, मैं ऑफिस के सिवा कहाँ जाऊंगा? सुमित देखो, आईने में हम दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है। आई मीन टू से, मैं तो सुंदर हूँ ही, मगर तुम भी कुछ कम नहीं। गुजरते समय के साथ करवा चौथ आ जाता है। उस रात सुमित ऑफिस का काम खत्म करके घर लौट रहा होता है, तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके चेहरे पर बहुत जख्म आता है, जिसके दाग और कट सुमित के चेहरे पर रह जाते हैं। वहीं गरीब मेघा करवा चौथ के दिन गिनती हुई कहती है, बस कुछ ही दिनों में करवा चौथ आने वाला है। मैं अटूट श्रद्धा और भक्ति से मोहन जी की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी। क्यों ना मैं इस करवा चौथ पर सुहागनों को मेहंदी लगाऊं, इससे मेरी थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाएगी और मुझे सुहागनों का आशीर्वाद भी मिल जाएगा।
गरीबी के चलते मेघा बाजार के चौक पर बैठकर औरतों को करवा चौथ के लिए मेहंदी लगाने लगती है। वहीं सुमित बड़ी ही उम्मीद से अपनी बीवी काव्या से कहता है, काव्या, 2 दिन बाद करवा चौथ है, तो मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हो ना? इस पर काव्या बड़े ही घमंड से अपनी खूबसूरती पर इतराते हुए कहती है, मैं और तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखूं? शक्ल देखी है तुमने अपनी? हाँ। मगर काव्या, कल तक तो तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं जिस सुमित से प्यार करती थी वो स्मार्ट डैशिंग बंदा था। अब बात कुछ और है। जाकर एक बार अपना ये कटा फटा चेहरा शीशे में देखो, घिन आती है मुझे तुमसे। दरवाजे पर खड़ी काव्या की सास ये सब सुन लेती है और कहती है, काव्या बहू, शादी के बाद ये तुम्हारा पहला करवा चौथ है और हर सुहागन को अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखना ही पड़ता है। अजीब जबरदस्ती है। मेरा मन नहीं है तो मैं क्यों रखूं व्रत? करवा चौथ नहीं हो गया कि कलेश हो गया। ठीक है बहू, कम से कम लोगों को दिखाने के लिए झूठ मूठ में ही सही हमारी इज्जत रख ले। फाइन, रख लूंगी, अब खुश। काव्या महंगी मेहंदी वाली से अपने दोनों हाथों पर भरी हाथों की मेहंदी लगाती है। उसकी सास उसे करवा चौथ की सरगी में बड़े ही अरमानों से लाल रंग की महंगी सी साड़ी, सुहाग और श्रृंगार के सामान के साथ मेवे, मखाने, मठरी से भरी थाली देती है। वहीं गरीबी के चलते गंगा अपनी बहू को सरगी में थोड़ी सी सिवई बना कर देती है। तेरी इस गरीब सास के पास देने को ज्यादा तो नहीं, मगर इसे ही अपनी सरगी समझ ले। बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, मेरे लिए यही बहुत है। और अगर मेरे पास कुछ नहीं होता तो भी मैं मेरे मोहन जी की लंबी उम्र के लिए ये करवा चौथ का व्रत जरूर रखती। अपनी गरीब पत्नी के मन में अपने लिए इतना प्यार भरा देखकर मोहन रोते हुए कहता है, मेरा एक पैर क्या चला गया, कितना लाचार हो गया हूँ मैं। तुम्हें करवा चौथ के लिए एक साड़ी भी नहीं दिला सका और न ही खुला खर्चा दे सका। मोहन जी, मेरा श्रृंगार तो आपसे है, आप ही मेरा गहना है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला है। मोहन के एक पैर कट जाने के बाद भी मेघा का प्यार उसके लिए जरा भी कम नहीं होता। करवा चौथ के दिन सुमित अपनी पत्नी काव्या के लिए करवा चौथ का व्रत रखता है। वहीं काव्या करवा चौथ पर सारा दिन अपने पति को कोसती रहती है। इस तरह से मुझे घूरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे घिन आ रही है और मत भूलो ये करवा चौथ एक ढोंग है, समझे? हाँ। सभी दरवाजे पर सुहागी की थाली लिए खड़ी मेघा सब कुछ सुन लेती है। सुमित जी, क्या काव्या ने जो कहा वो सच है? काव्या, क्या सच में तुमने सुमित जी के लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रखा? हाँ, नहीं रखा, क्योंकि ये कोई हूर का परा नहीं जिसके लिए मैं भूखी प्यासी रहूं। इस शादी को मैं घिस पिट कर निभा रही हूँ। काव्या, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सिर्फ इसलिए कि सुमित जी का चेहरा पहले जैसा नहीं रहा, तुम्हारा प्यार एक पल में उनके लिए खत्म हो गया? प्यार दिल देखकर किया जाता है, शक्ल से नहीं। और करवा चौथ पति पत्नी के प्यार का टूट बंधन है। मेरी बहन, काश कि मैं जो देख पा रही हूँ तुम भी देख पाती कि सुमित जी तुमसे कितना प्यार करते हैं। मेघा की बातें काव्या की आंखें खोल देती हैं और वो अपने पति के नाम का 16 श्रृंगार करके करवा चौथ की पूजा करके अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। चौथ माता, मैंने जो गलती की उसके लिए मुझे माफ कर देना और मुझे ये वर देना माँ कि इस जन्म और आने वाले 7 जन्मों में मैं अपने सुमित की ही सुहागन बनूं। सुमित जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके लिए करवा चौथ का व्रत अच्छे से नहीं रखा। मगर मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है काव्या। अपने पति को पानी नहीं पिलाओगी? आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप मेरे लिए भूखे हैं, इतना प्यार करते हैं मुझसे। ये कहते हुए काव्या की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वहीं मेघा भी पति के साथ करवा चौथ मनाती है। इस तरह दोनों अमीर गरीब बहनों का पहला करवा चौथ बीतता है। मालिनी बड़बड़ाते हुए अपनी बेटियों के कमरे में आती है और उन्हें उठाती है। ये देखो, सुबह के 10 बज गए हैं और ये दोनों पापा की परियां अभी तक घोड़े बेचकर सो रही हैं। कीर्ति, दिव्या, चलो जल्दी से उठ जाओ और नहा धोकर अपना थोबड़ा ठीक कर लो, लड़के वाले आने वाले हैं। कीर्ति और दिव्या दोनों तैयार हो जाती हैं और माया हाई फाई साड़ी पहने अपने बेटों के साथ आ जाती है। उसे देखकर हरीश हिचकिचाते हुए कहते हैं, जी जी, नमस्ते, आइए। माया जी, यहाँ बैठिए। मालिनी, कीर्ति और दिव्या को ले आओ। कीर्ति और दिव्या माया को पसंद आ जाती हैं। मुझे आपकी बेटियां पसंद है, मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। तभी 2 नौकर गाड़ियों से चांदी की थालियों में भरा शगुन लाकर रख देते हैं।
ये हमारी तरफ से शादी का शगुन। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। जी नमस्ते। नमस्ते। थोड़े ही दिनों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। तभी माया शादी का कार्ड लेकर अपनी पड़ोसन गायत्री के घर आती है, जहां उसकी गरीब बहू संगीता मिट्टी के चूल्हे का धुआं झेलकर खाना बना रही होती है। गायत्री, कहाँ हो तुम? अरे माया जी, आप यहाँ अंदर आइए ना। अर्पिता बहू, जल्दी से चाय बना दे। जी माँ जी। अरे गायत्री, एक तो बेचारी पहले ही मिट्टी के चूल्हे का धुआं झेलकर खाना बना रही है, क्यों उसका काम बढ़ा रही हो? एक गैस चूल्हा खरीद लो। हाँ, मगर इस गरीबी में तो यही सब झेलना लिखा है। खैर, ये मेरे बेटों की शादी का कार्ड है। अरे रे, ये गोल्डन कार्ड हाई फाई लोगों को देने के लिए है, ये वाला तुम्हारा है। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाता है और बड़ी धूमधाम से उनकी शादी हो जाती है, जहां माया उनका स्वागत करती है। कीर्ति बहू, दिव्या बहू, शादी के पहले तक तुम दोनों बहनें थी, मगर अब देवरानी जेठानी हो। दिव्या बहू, कीर्ति बहू अब तुम्हारी जेठानी है और तुम उसकी देवरानी। जी सासू माँ। कार्तिक, कीर्ति बहू को कमरे में ले जाओ। जी मम्मी। चलो कीर्ति। माया जी बहुओं की मुंह दिखाई नहीं करेंगी क्या? हाँ माया भाई, हम भी तो देखे दोनों देवरानी जेठानी लगती कैसी हैं, पर दो सगी बहनें जब देवरानी जेठानी बन जाती है ना, बहुत कलेश मचता है। रमोला, कलेश सिर्फ गरीबों के घर में होता है। माया के पास ऐशो आराम और पैसे की कोई कमी नहीं। देखना, इस बार तो मैं हटकर करवा चौथ का अरेंजमेंट करूंगी अपनी बहुओं के लिए, ताकि तुम देख सको कि देवरानी जेठानी होने के बाद भी मेरी बहुओं में कितना प्यार है। और वैसे भी कल रिसेप्शन रखा तो है, हाँ जाना। माया को अपनी अमीरी और पैसे का बड़ा घमंड था, इसलिए वह अपनी ऐंठ और अकड़ में गरीबों की इज्जत उछालने से जरा भी नहीं चूकती। वक्त गुजरता है और देखते ही देखते करवा चौथ का त्योहार आ जाता है। दिव्या बहू, कीर्ति बहू, जल्दी से यहाँ आओ। हो, ये सासू माँ को भी ना चैन नहीं है, जब देखो फटे स्पीकर की तरह शुरू हो जाती हैं। जी सासू माँ, आपने बुलाया? 2 दिन बाद करवा चौथ है और शादी के बाद तुम दोनों देवरानी जेठानी का ये पहला करवा चौथ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों सभी के बहू से सुंदर दिखो। इसलिए मैंने तुम दोनों के करवा चौथ के लिए ये साड़ियाँ खरीदी हैं। मुझे तुम दोनों का टेस्ट तो नहीं पता था, मगर मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आई होंगी। तभी कीर्ति मुंह बनाकर बोलती है, हो सासू माँ, आज के जमाने में इतनी भारी साड़ियां कौन पहनता है? अरे मगर तुम देवरानी जेठानी की नई नई शादी हुई है तो इतना तो चलता है। खैर, मैंने मेहंदी लगाने वाली को बुलाया है, तुम दोनों तैयार हो जाओ। जी सासू माँ। इतनी देर में मेहंदी वाली आ जाती है और दोनों देवरानी जेठानी बड़ी ही खुशी से भरी हुई हथेली की मेहंदी लगवाती हैं। वहीं गरीब बहू अर्पिता को सिलबट्टे पर मेहंदी पीसते देखकर गायत्री कहती है, अर्पिता बहू, तुझे मेहंदी के पत्ते पीसने की क्या जरूरत थी? कहीं तेरे हाथों में छाले ना पड़ जाएं। अपने लिए एक मेहंदी की कीप खरीद ले आती बहू। माँ जी, जब आंगन में मैंने मेहंदी का पेड़ लगा रखा है तो फिर बेवजह क्यों पैसे खर्च करना? वैसे भी अभी करवा चौथ का सामान भी खरीदना है। दूसरी तरफ माया अपनी दोनों बहू को मावा, मखाने, मिठाई और मीठी मठरियों से भरी सरगी की थाली देती है। बहू, ये लो तुम दोनों देवरानी जेठानी की करवा चौथ की सरगी, इसे सवेरे 4 बजे खा लेना। जी माँ जी। जैसे ही माया सरगी देकर जाती है, कीर्ति कहती है, सुबह तक इंतजार ही क्यों करना, मुझे तो ये सरगी की थाली देखकर लालच आ रहा है। जेठानी जी, इस खीर से बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है, मेरा मन कर रहा है इसे लपेट जाऊं। हाँ तो चलना, और अभी तो यहाँ सासू माँ नहीं है, फिर जेठानी जी बोलकर क्यों फॉर्मेलिटी कर रही है। दोनों भुक्कड़ देवरानी जेठानी करवा चौथ की मान्यता को तोड़कर सवेरे के 4 बजे खाई जाने वाली सरगी को उसी वक्त सुपड़ जाती हैं और बड़ी ही मुश्किल से व्रत रखती हैं। वहीं गायत्री की गरीब बहू अटूट श्रद्धा भक्ति से भूखी प्यासी रहकर करवा चौथ का व्रत रखती है और शाम होते ही मेकअप में लग जाती है। दिव्या बहू, कीर्ति बहू, अगर तुम दोनों देवरानी जेठानी तैयार हो गई हो तो जरा मंदिर में स्वास्तिक बना देना। सभी सुहागन औरतें वहीं पर करवा चौथ की व्रत कथा सुनेंगी। मैं सभी को बुला कर लाती हूँ। जैसे ही माया घर से जाती है, दिव्या हाँफती हुई कहती है, उफ, ये भारी भरकम साड़ी मुझसे नहीं बांधी जाएगी जेठानी जी।
सच कहूं तो इस बनारसी साड़ी में मेरा भी दम घुट रहा है। देवरानी जी, करवा चौथ ना ही हो गया कि कलेश हो गया। मुझे तो जोरों की भूख लगी है। सुबह से खाना पीना तो दूर, एक बूंद पानी भी नहीं मिला। भाड़ में गया ये करवा चौथ। मैं तो खाना ऑर्डर करने जा रही हूँ। मैं मेरे लिए मटर पनीर और तंदूरी रोटी मंगा रही हूँ। आपके लिए क्या ऑर्डर कर दूं? मेरे लिए फुल प्लेट बिरयानी और एक बटर चिकन और तंदूरी रोटी भी मंगा लियो। दोनों देवरानी जेठानी खाना ऑर्डर कर देती हैं। कुछ ही देर में खाना आ जाता है। वहीं थोड़ी देर में सभी औरतें माया के साथ घर आ जाती हैं, जहां गायत्री और उसकी गरीब बहू को देखकर माया उनकी बहुत बेइज्जती करती है। जी नमस्ते माया जी। नमस्ते आंटी जी। ओफो गायत्री, कम से कम करवा चौथ के लिए तो अपनी बहू को कोई अच्छी सी साड़ी दिला देती। ये क्या तुमने 100-200 की रेडी वाली सस्ती सी साड़ी दिला दी और हाथों में टिक्की मेहंदी छाप ली है। अरे अगर पैसे नहीं थे मेहंदी लगवाने के तो मेरे घर आ जाती, फ्री फंड में मेहंदी लगवा देती मैं। अब बस भी करो माया, गायत्री जी की बहू सादगी में ही सुंदर लग रही है। मगर मेरी दोनों बहुओं के आगे तुम सभी की बहुएं फेल हो जाएंगी। लाखों में एक है माया की बहुएं। पूरे कड़े नियम से करवा चौथ का व्रत रखा है उन्होंने। हाँ, पर देवरानी जेठानियां हैं कहाँ, कहीं दिख नहीं रही। तभी सभी को खाने की चपड़ चपड़ की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही सभी आकर देखते हैं तो देवरानी जेठानी बड़े ही गंदे तरीके से बिरयानी खा रही होती। उनके हाथ पूरी तरह से सने होते हैं। क्यों माया, ये है तुम्हारी बहू के कड़े नियम, जिन्होंने चांद देखे बिना ही अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया। और देखो कैसी भूखी भैंस की तरह चिकन चर रही हैं। छी 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 छी, सुहागिनों की जुबान पर आज तो ये ना माना भी पाप है। दोनों देवरानी जेठानी का ऐसा करना माया का मन खट्टा कर देती है। क्यों री मेरी भुक्कड़ बहू, तुम दोनों देवरानी जेठानी से थोड़ी देर और सब्र नहीं हुआ, जो चांद देखे बिना ही तुम दोनों ने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया और मेरी नाक कटवा दी। ओफो माँ जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे पता नहीं हमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। ये करवा चौथ का टेंट्रम हम दोनों देवरानी जेठानी से नहीं होता। हम तो इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहती थी। आपने ही हमें इसमें घुसेड़ दिया। अपनी दोनों बहू से लगाई हुई माया की उम्मीदें पल भर में टूट कर बिखर जाती हैं। तभी अर्पिता उन्हें समझाती है। कीर्ति जी, दिव्या, मैं आप दोनों जितनी ऊंचे बड़े घर की बहू तो नहीं, मगर करवा चौथ कोई झंझट नहीं, बल्कि हर सुहागनों के लिए सबसे बड़ी खुशी लेकर आता है। और हर सास के मन में अपनी बहू को लेकर कई इच्छाएं होती हैं। और अगर माया आंटी ये चाहती हैं कि आप उनके बेटों के लिए करवा चौथ का व्रत रखें, तो क्या उन्होंने आप दोनों देवरानी जेठानी से कुछ ज्यादा मांग लिया? ये तो बहू होने के नाते आपका फर्ज है। अर्पिता के समझाने पर कीर्ति और दिव्या की आंखें खुल जाती हैं और वो दोनों पछताते हुए अपनी सास माया से अपनी गलती की माफी मांगती हैं। हम दोनों देवरानी जेठानी को माफ कर दीजिए सासू माँ, हमें करवा चौथ व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए था, मगर हम फिर ये गलती नहीं करेंगे। हाँ सासू माँ, हम दोनों देवरानी जेठानी को एक मौका दे दीजिए। अब हमें करवा चौथ की मान्यता समझ में आ गई है। ठीक है बहू, अर्पिता बहू, हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर देना। मैंने भी अमीरी के घमंड में कई बार तुम्हारा और गायत्री जी का मजाक उड़ाया है, मगर सच तो यह है कि इंसान पैसे से अमीर या ऊंचा नहीं होता, बल्कि व्यवहार से बड़ा होता है। इसके बाद अर्पिता सभी सुहागनों को करवा चौथ की कथा सुनाती है और फिर वह सभी एक साथ सुहागी की थाली एक दूसरे के हाथों फेरते हुए पूजा करके खुशी खुशी करवा चौथ मनाते हैं।